दोस्तों नमस्कार। फिज़िक्स और ज्योग्राफी की मिक्स क्लास से हम कुछ कर लेते हैं, क्योंकि साइंस का भी बहुत रोल है एचएसएससी एसएससी के अंदर, और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे। यानी साइड बाय साइड ज्योग्राफी और साइंस हमारा इकट्ठा चलेगा, क्योंकि साइंस तो मेंशन है कि 10 नंबर का आना ही आना है हर एक एग्ज़ाम में। तो आपने साइंस पढ़ी है नहीं पढ़ी है, आप किस मीडियम से हैं नहीं हैं, यानी इंग्लिश से हैं हिंदी से हैं, उससे कोई यहाँ पर अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे, तो आपको चीज़ें डेड श्योर समझ में आएंगी। और मैं दावा करता हूँ कि आज की क्लास से आपको 6 से 7 कंसेप्ट ऐसे समझ में आएंगे जो शायद पहले नहीं किए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा टॉपिक है पानी का डेंसिटी यानी घनत्व, पानी का वॉल्यूम यानी आयतन, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। टेक्निकल वर्ड भी करेंगे हम इनके साथ में, और फिर हमारी भाषा में जैसी भाषा हमें समझ आती है उस भाषा के अंदर इन टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो पहले वन लाइनर देखिए। सीधा सा प्रश्न बनता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर यानी जल का घनत्व कितने पे ज़्यादा है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। वॉल्यूम ऑफ वाटर पानी का आयतन कितने पे सबसे कम है? 4 डिग्री सेल्सियस पे ही है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव ऑक्सीजन मांग बढ़ती है घटती है तो क्या होता है, वो हम यहाँ पर करेंगे। अब इनको ओपन करने से पहले, घनत्व आयतन का खुलासा करने से पहले आपको एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। 4 डिग्री की ही बात है, लेकिन एक सबसे कम है एक सबसे ज़्यादा है, यानी घनत्व और आयतन का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। यानी घनत्व और आयतन कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मतलब इसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल उल्टा है। यानी जो चीज़ घनत्व 4 डिग्री पे है सबसे ज़्यादा, वही चीज़ यानी आयतन 4 डिग्री पे सबसे कम है। ये पॉइंट हमारे हुए। अब इनको हम समझ लेते हैं। ये फैक्ट हैं, घनत्व ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, सीधा सा मतलब ये है। यानी किसी भी टेम्परेचर पे 100 डिग्री पे घनत्व को अगर ज़्यादा बताता है कम बताता है तो उसका रिवर्स आपने वॉल्यूम करना है। लेकिन कईयों को बातें समझ में नहीं आती होंगी, किसी भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, साइंस पढ़ी नहीं है 10वीं के बाद, तो फिर भी बहुत अच्छे से उनके समझ में आएगी। पहले तो डेंसिटी का हम बात करते हैं, घनत्व की, बिल्कुल सिंपल भाषा में कि घनत्व है क्या। किसी स्थान पर, यानी घनत्व की डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, किसी स्थान पर भीड़ बढ़ना, किसी जगह पे भीड़ का बढ़ जाना उसको बोलते हैं घनत्व का बढ़ जाना। और अगर भीड़ घटती है तो घनत्व का घटना, इसको हम बोल लेंगे। यानी भीड़ बढ़ना या घटना इसको बोलते हैं। अब आप देखें, स्थान यानी स्पेस की हमने बात की है। स्पेस कोई भी हो सकता है। स्थान का मतलब क्या है? स्थान खेत भी हो सकता है, स्थान हमारा रूम भी हो सकता है, स्थान कोई बर्तन भी हो सकता है। खेत में अगर फसल बहुत ज़्यादा होगी तो फसल का घनत्व ज़्यादा है। कमरे में लोग ज़्यादा होंगे तो लोगों का घनत्व ज़्यादा है। बर्तन में कोई सामान बहुत ज़्यादा है तो सामान का घनत्व ज़्यादा है। यानी घनत्व का मतलब क्या है? किसी स्थान पर वो चीज़ें कितनी हैं। अगर वो ज़्यादा हैं तो घनत्व ज़्यादा, कम है तो कम है। जैसे एक कमरे में अगर हम माने कि इसके अंदर 5 का स्पेस है, कमरे में 5 लोगों का स्थान है नॉर्मली, यानी 5 आदमी उसके अंदर आ सकते हैं आराम से। लेकिन हम उसमें 15 व्यक्ति कर दें तो क्या होगा? 15 व्यक्ति करने से डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ जाएगा। 5 का स्पेस है लेकिन हम कमरे को खाली कर दें, 0 कर दें, तो घनत्व क्या होगा? घनत्व बिल्कुल कम हो जाएगा। बर्तन में हम कुछ चीज़ें डालते हैं, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं। अगर बर्तन में उनकी भीड़ ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा है, खाली कर देंगे तो घनत्व कम है। जैसे हम बोलते हैं फसल के बारे में कि फसलें बहुत सघन हैं, हरियाणवी में बोलते हैं कि स्यांगनी है। स्यांगनी मतलब कि पास पास हैं पेड़, लाण बोल देते हैं हम उसको, समझ रहे होंगे आप। सघन, सघन यानी घनत्व का ही मतलब होता है। जैसे हम कहते हैं कि घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट,
उसका मतलब भी है कि जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनके बीच का स्पेस बहुत कम है और बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर वो हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन डेफिनेशन के साथ आप समझे होंगे। भीड़ का बढ़ना यानी घनत्व का बढ़ना, भीड़ का घटना यानी घनत्व का घटना। तो ये घनत्व हमने यहाँ पर किया। फॉर्मूला है इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी हम लिख लेते हैं, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूले की बात करें। फिर है वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन को जब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, आयतन का मतलब सिर्फ किसके साथ है? आयतन का मतलब है स्पेस। स्पेस मीन्स स्थान। आयतन का मतलब जगह से है, कितनी जगह है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। जैसे हमने कमरे की बात की, लेकिन कमरे में हमने वहां पर भीड़ की बात की है। अब उन दोनों को हम जोड़ते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम को। अब दोनों का कंपैरिजन आप देखना, यानी आसान चीजें हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जो कंसेप्ट पे है। घनत्व का मतलब भीड़, वॉल्यूम का मतलब स्थान, जगह। ये चीजें आप अपने दिमाग में इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करें। अब देखना कंसेप्ट। अब आप समझ रहे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या क्रिएट किया है, एक वॉल्यूम क्रिएट किया है, यानी ये तो क्या है, स्पेस है, जगह है। अब इसको आप कमरा मानिए, इसको आप खेत मानिए, इसको बर्तन मानिए। अब इस जगह के अंदर मैं क्या करता हूँ कि कुछ लोगों को बिठा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 9 लोग बिठाए, तो ये क्या है, घनत्व बढ़ना शुरू हुआ। यानी इस जगह के अंदर कितने लोग आए, 9, तो घनत्व बढ़ना शुरू हुआ। मैंने यहाँ पर 6 लोग और बिठाए, घनत्व और बढ़ गया। मैंने 4 लोग और बिठाए, घनत्व और बढ़ गया। मैंने 3 लोग और बिठाए, घनत्व और बढ़ गया। तो मैं समझता हूँ कि समझ पा रहे होंगे आप। तो ये जो यहाँ पर ब्लैक डॉट है, ये तो क्या है, घनत्व है, यानी घनत्व का मतलब हमने क्या किया, भीड़ है। और ये जो ब्लू में हमारी एक बाउंड्री है, ये क्या है, वॉल्यूम है। अब आप देखें, जितनी ब्लैक डॉट बढ़ती जा रही है उतना ही ये स्पेस जो अंदर वाला खाली है वो कम होता जा रहा है। यानी घनत्व बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। सीधी सी बात है, कमरे में 10 लोग बैठेंगे तो जगह तो वो घेरेंगे ही। 10 लोग बैठेंगे तो जगह नहीं मिलेगी। 10 लोग बैठे हैं तो घनत्व बढ़ गया और वॉल्यूम घट गया, यानी स्थान कम हो गया। 15 लोग बैठ गए तो घनत्व और बढ़ गया और वॉल्यूम और भी कम हो गया। फिर हम बिल्कुल श्रिंक हो गए, एक दूसरे के साथ सट करके बैठ गए, भीड़ में बैठ गए। तो जितनी भीड़ में बैठेंगे स्पेस उतना ही कम होगा। तो आप जितनी भीड़ यहाँ पर बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम कम होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है। अब जैसे मैं कुछ लोगों को उठा देता हूँ तो स्पेस क्या हुआ है, खाली हुआ है, यानी वॉल्यूम अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं और लोगों को उठा देता हूँ, वॉल्यूम और भी बढ़ गया। और मैं खाली कर देता हूँ तो क्या है, वॉल्यूम, आयतन बहुत बढ़ गया। और घनत्व क्या है, अब 0 है। तो इनवर्स रिलेशन हुआ। जितनी भीड़ कम होगी आयतन बढ़ेगा, जितनी भीड़ ज़्यादा होगी आयतन यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट हमने किया है समझ में आया होगा। आधा मिनट में फिर इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जगह है, खाली जगह, इसको हमने क्या बोला, वॉल्यूम। भीड़ बढ़ाएंगे तो घनत्व क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा और वॉल्यूम उतना ही कम होता जाएगा। जितनी भीड़ घटाएंगे तो वॉल्यूम अपने आप में एक पूरी की पूरी यूनिट है, इस वक्त 100% है। लेकिन ये जब जगह घेर लेंगे तो ये इसका वॉल्यूम यानी ये स्पेस जो खाली था ये घटना शुरू हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वॉल्यूम का और डेंसिटी का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी वाटर पे है, उसमें बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंस वो पॉइंट हम करेंगे। वहाँ भी मैं इसको रिपीट कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो। लेकिन अगर आप शब्दों पे ध्यान देंगे और अपने दिमाग को मेरे दिमाग से कनेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। तो अब देखें दूसरा पॉइंट, यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम कर लेते हैं। जैव ऑक्सीजन मांग, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट ये उसके बाद है जो हमने ऊपर अभी किया, उससे भी अच्छा कंसेप्ट है जैव ऑक्सीजन मांग।
सिंपल सा मीनिंग क्या है? जैव का मतलब यहाँ पर है जीव, और ऑक्सीजन मांग जीवों के द्वारा बढ़ाई गई ऑक्सीजन की डिमांड। और किसके अंदर है ये? है ये पानी के ही अंदर। यानी पानी में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। चलो मैं लिख देता हूँ वर्डिंग में, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है या घट रही है। अब देखना, पानी की बात है, पानी में ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो रही है? या तो बढ़ रही है या घट रही है। जीवों के द्वारा ऑक्सीजन की मांग बढ़ाई या घटाई जा रही है। एक चीज़ अब देखें यहाँ पर, बहुत ही सिंपल, सिर्फ एक इस पॉइंट पे क्लियर हो जाएगा। पानी के अंदर मान के चलिए कि सूक्ष्म जीव हैं, तो सूक्ष्म जीवों को जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सूक्ष्म जीव किस पे जीवित हैं? ऑक्सीजन पे जीवित हैं। हर एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे ऑक्सीजन के ऊपर जीवित हैं। ऐसा कोई पृथ्वी के ऊपर क्रिएचर नहीं है जो ऑक्सीजन के बगैर जी पाता हो। अगर होगा भी तो बहुत रेयर एग्जाम्पल होगा। तो सूक्ष्म जीवों को किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब सूक्ष्म जीवों की संख्या मानो कि बढ़ गई है, तो आप बताना ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगा। कभी यहाँ पर सोचो कि ऑक्सीजन के आगे प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान किस चीज़ का है? डिमांड के बढ़ने का है। जितने सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे उतनी ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। अब मानो कि सूक्ष्म जीव है ही नहीं। अब ये मानिए कि यहाँ पर पानी के अंदर सूक्ष्म जीव नहीं है, जीरो है, तो फिर ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या है? वो भी जीरो है। क्योंकि पानी के अंदर डिमांड कौन कर रहा है? सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। संख्या बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है उनके जीने के लिए, लेकिन उनकी संख्या ही समाप्त हो गई तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब यहाँ पर आपको वीडियो रोक के थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए कि जब सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो जब पानी के अंदर, अब हम कंसेप्ट लिख रहे हैं जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ उस पॉइंट पे। आप वीडियो को यहाँ पर रोकना, जो मैं प्रश्न पूछूं 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, फिर आप सोचना कि आपका उत्तर मेरे उत्तर के साथ मिला या नहीं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना, आप बताना प्रदूषण है या जल की शुद्धि है? यानी पानी प्रदूषित है या शुद्ध है जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है? सोचना। लेकिन आप देखना कि बीओडी के बढ़ने का मतलब है सूक्ष्म जीवों का बढ़ना, और जितने बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो पानी कैसा है? प्रदूषित है। और जितनी बीओडी घटेगी तो पानी उतना ही क्या है? शुद्ध है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु वगैरह नहीं है। जितने भी माइक्रो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो बैक्टीरिया हैं, जितने वो पानी के अंदर बढ़ेंगे उतनी ही ऑक्सीजन मांगेंगे। तो ऑक्सीजन की डिमांड का बढ़ना केवल एक इंडिकेशन है कि वाटर इज पोल्यूटिंग, और इनकी डिमांड का घटना दैट इज वाटर इज प्योर, दैट इज इंडिकेटिंग दैट वाटर इज प्योर। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट, इससे भी अच्छा कंसेप्ट, आप कहेंगे कि हर कंसेप्ट को बहुत अच्छा कह रहे हैं, ये इसलिए अच्छा है जो अगला हम करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है इसके अंदर। अब देखना, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बीओडी बढ़ना, बीओडी घटना हमने कर लिया। हमने क्या किया? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ेगी तो जल प्रदूषित होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटेगी तो जल शुद्ध होगा। ये आप बात समझे यहाँ पर? यहाँ तक तो ठीक है। अब कंट्राडिक्शन देखना क्या है। जब हम बीओडी की डिमांड कहते हैं कि बढ़ गई और पानी प्रदूषित हो गया, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट जो पर्यावरणविद हैं वो क्या कहते हैं कि ये जल कैसा है? सुपोषित है, सुपोषित जल है, न्यूट्रीफाइड वाटर है। और जब बीओडी की डिमांड घट गई
जल शुद्ध है तो वो क्या कहते हैं, कुपोषित जल है। देखा, मैंने बोला था कि कंट्राडिक्शन है। सुपोषित और कुपोषित, प्रदूषित पानी को, गंदे पानी को, नाले के, गंदे नाले के, नाले के पानी को, जो हमारे घर के बाहर नाली भी है, शहरों में बड़े गंदे नाले हैं, उसको पर्यावरणविद क्या कहते हैं कि सुपोषित है। और शुद्ध जल जो हमारा ट्यूबवेल से निकलता है, जो वाटर सप्लाई का है, उसको बोलते हैं कि कुपोषित है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ इन दोनों पॉइंटों किसके साथ जोड़ना, वो इस परिदर्श में बोलते हैं सॉरी, मृदा के लिए सुपोषित और कुपोषित है। क्योंकि देखना अब कंसेप्ट हम कहाँ से कहाँ इसको खींच रहे हैं। मिट्टी के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है? मिट्टी के लिए जरूरत है NPH, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। और शुद्ध जल के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती, क्योंकि शुद्ध जल का मतलब है कि उसमें कुछ भी नहीं है। और जो गंदे नाले का पानी है उसमें जो इतने बैक्टीरिया हैं, इतनी गंदगी है। लेकिन एक बात आप समझिए, अगर गंदे नाले के पानी को खेतों के अंदर छोड़ दिया जाए तो उसकी फर्टिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ा देता है। क्योंकि उसमें जितना भी कचरा है, एक सॉलिड वेस्ट को अगर आप छोड़ दें तो जितना भी कचरा होता है, वो मलमूत्र है, कुछ भी है, वो जानवरों का गोबर है, मल है, इंसानी मलमूत्र है, वो सब क्या करते हैं, मिल करके मिट्टी की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जबकि शुद्ध जल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मिट्टी के लिए क्या बोलते हैं उसको, वो जल कुपोषित है। तो मैं मानता हूं कि अब ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे अगर इसको आप लेके जाएं पॉइंट को, अगर आपसे पूछा जाए कि तालाब का जल कैसा है, तो तालाब के जल को क्या बोलेंगे, प्रदूषित तो बोलेंगे, साथ के साथ क्या बोलेंगे, सुपोषित है। और नदी का जल कैसा है, शुद्ध तो है लेकिन कुपोषित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जहाँ पर सारे गांव की वाटर सप्लाई जो निकासी है पानी की इकट्ठी होती है, तो वहाँ पर बहुत हरियाली छा जाती है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर। पानी का सुपोषण है। जो अलग अलग तरह की वनस्पति ऐसे गंदे पानी में पैदा हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का सुपोषण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातों से ये तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि पानी का सुपोषण और कुपोषण क्या है। अब दूसरा पॉइंट जो बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, आप क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर पिछले जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट किया उसको आप यहाँ पर समझेंगे। यदि जल का तापमान यानी टेम्परेचर ऑफ वाटर 10 डिग्री सेल्सियस से इन 10 डिग्री सेल्सियस टू डिक्रीज 3 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से 3 डिग्री पर लाया जाए, यानी पानी को हमने क्या किया है, 10 डिग्री पे था, 3 डिग्री पे लेके आए। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ वाटर, या व्हाट डिफरेंस विल बी इन द डेंसिटी ऑफ वाटर, जल के घनत्व पर क्या अंतर पड़ेगा। अगर आपने वो पिछला जो हमने स्टार्टिंग में किया था उसको समझा है तो वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। धीरे धीरे इसको समझना और उसको भी देखना दोबारा जब आप क्लास देखें। अब हम लिख देते हैं इसमें 10 के 10 हमारे जो डिग्री यहाँ पर हमने बात की है, 10 डिग्री की हमने बात की है। और हमने यहाँ पर प्रश्न क्या है कि 10 डिग्री ये है टेम्परेचर जो हम प्रश्न में कर रहे हैं। तो प्रश्न है कि 10 डिग्री से 3 डिग्री पर अगर हम पानी के तापमान को लेकर के आए तो घनत्व पे क्या असर पड़ेगा। एक चीज तो हमने यहाँ पर की, घनत्व क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक है। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर थोड़ी सी काम आती है, उससे हमारा दिमाग थोड़ा तेज होता है कि लॉजिक क्या है। इसलिए रीजनिंग पढ़ाई जाती है ताकि दिमाग अलग ढंग से सोचना शुरू करे। 4 डिग्री पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ सिर्फ ये है
4 डिग्री पर घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो बाकी कितने भी डिग्री पे लेके जाएं घनत्व 4 डिग्री के मुकाबले कम ही रहेगा। यानी आप चाहे 100 डिग्री की बात करें या आप -100 डिग्री की बात करें, आप प्लस के 50 डिग्री की बात करें, आप 1 डिग्री की बात करें, 4 डिग्री के मुकाबले घनत्व क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। अब आप देखें, हम 10, 9, 8, 7, 6, 5 सबको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे घनत्व पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 10 से 4 पे आएंगे तो इतना बड़ा चेंज है जो कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या चेंज है, घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ तो हमें रुकना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मोस्ट टॉप चीज़ कोई हुई है जो बाकी कहीं पर भी नहीं होगी। तो जब हम 10 से 3 पर आ रहे हैं तो 4 पर एक मेजर चेंज है। क्या चेंज है, घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाता है। और जब हम 3 पर आएंगे, 2 पर आएंगे, 1 पर आएंगे तो क्या होगा, 4 के मुकाबले घनत्व फिर से कम हो जाएगा। तो 10 से 3 पे आते हुए 4 को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो 10 से 4 पे क्या हुआ, एक बार घनत्व बढ़ा और 3 पर आके क्या हुआ, घटा। तो ये हमारा आंसर है कि 10 डिग्री से 3 डिग्री पर आने में या 9 डिग्री से 3 डिग्री पर आने में, 8 डिग्री से 2 डिग्री पर आने में सबका वही है। तो पहले क्या होगा, बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घटेगा। अब मान के चलो कि 8 से 1 पे पूछ लेता है, बात तो तब भी वही है। इन सब को क्रॉस करेंगे जहाँ पर कोई खास चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो चेंज सबसे बड़ा है। और फिर यहाँ 4 के मुकाबले 3, 2, 1 और पीछे कितने भी जाएं 4 के मुकाबले कम है। तो 8 से 4 पे बढ़ा और 2 पे आके फिर क्या हुआ, घटा। अब इसी प्रश्न को दूसरे लॉजिक के साथ अगर हम करें, ज़रूरी नहीं है कि 10 से 3 या 8 से 2 पूछे, वो 2 से 7 भी पूछ सकता है, 2 से 1 से 10 भी पूछ सकता है। कंसेप्ट फिर भी वही रहा क्योंकि यहाँ तो सबसे ज़्यादा ही रहेगा और इसके बाद आगे या पीछे वो इसका डेंसिटी कैसा है पानी का, इस टेम्परेचर के आगे या पीछे कम है। तो जब 2 से हम 7 पे जाएंगे तो 4 पे जब आएंगे तो यहाँ पर फिर क्या होगा, बढ़ा, और 7 पर जाएंगे तो फिर क्या होगा, घटा। सेम यहाँ पर 1 से 4 पे आएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई मेजर चेंज नहीं आता, यहाँ पर मेजर चेंज आता है, सबसे बड़ा बदलाव आता है। तो 1 पे बढ़ा और फिर 10 पे घटा क्योंकि 4 के बाद फिर कम ही कम है, इधर भी कम है, लेफ्ट में भी और राइट में भी क्या है, कम है। तो आप 4 से आगे जाएं कि 4 से पीछे आएं, आप 2 से इधर जाएं कि 10 से इधर आएं, आंसर एक ही रहेगा डेंसिटी का, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। क्लियर है। अब दूसरा, लास्ट में आपको वॉल्यूम का भी करवा देता हूं इसमें। अब दूसरा प्रश्न हम वॉल्यूम का लिख लेते हैं, यानी वॉल्यूम से रहेगा। क्वेश्चन की वर्डिंग वही रहेगी, जल का तापमान हम फिर से क्या कर लेते हैं, 10 से 2 कर लेते हैं या 3। फिर से हम एक बार संख्या लिख लेते हैं जल्दी से। अब प्रश्न क्या है कि जब जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 2 या 3 पे लाया गया तो अब प्रश्न क्या है हमारा, वॉल्यूम पे क्या अंतर आएगा या वॉल्यूम या आयतन पे क्या अंतर पड़ेगा। एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी, अभी हमने यहाँ पर देखी थी कि 4 डिग्री सेल्सियस और आयतन की बात करें तो क्या था, घनत्व तो ज़्यादा था और आयतन सबसे कम था। हमने देखा, अभी इसको हम देख चुके हैं, स्टार्टिंग में इसको किया था। तो जैसे यहाँ पर 4 पर घनत्व सबसे ज़्यादा था, अभी आयतन सबसे कम है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि 10 से हम 3 पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर कोई मेजर चेंज नहीं है, मेजर चेंज यही है, आयतन इतना कम है कि बाकी कहीं पर भी इतना कम नहीं है। तो आयतन पहले क्या होगा, घटा, और आयतन फिर क्या होगा, बढ़ा। अब
पीछे के क्वेश्चन की तरह इसको कहीं मर्जी लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे कम वाला है, इन सबसे कम है। 1 से 2 से 3 से 5 से 7 कहीं तक करें, माइनस में करें, 4 डिग्री पर पानी का जो वॉल्यूम है वो सबसे कम है, मिनिमम है। तो आप 2 से 8 पे जाइए, तब 20 पे आएंगे। पहले तो पहले घटेगा और उसके बाद बढ़ेगा। 3 से 7 पे जाइए तो पहले घटेगा, फिर यहाँ पर हम इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा चेंज है। बाकी जगह पे इतना बड़ा मेजर जो चेंज है नहीं आता है। ये कंसेप्ट मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, वाटर की ऊपर हमारी एक क्लास और रहेगी, जिसमें हम जल की और भी बहुत से पॉइंट करेंगे जो बहुत कंसेप्चुअल हैं, और आपको इतने मतलब जल के टॉपिक से प्रश्न मिल ही जाते हैं। जल से नहीं मिलते हैं तो घनत्व से मिल जाएगा, वॉल्यूम से मिल जाएगा, शुद्धि से मिल जाएगा, सुपोषण से मिल जाएगा, कंडेंस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन पॉइंट, और उनके ऊपर किन किन चीज़ों का असर पड़ता है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तो आप इस क्लास को देखिए, आपको अच्छी लगती हैं चीज़ें, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। धन्यवाद।